ओके, ये हमारे पास 2 पेजेस आ रहे हैं स्वेप। यस सर। ठीक है, एक पेज के ऊपर द क्विक ब्राउन फॉक्स लिखा हुआ है, सेकंड पेज के ऊपर, और फर्स्ट पेज के ऊपर जो है हम लोगों के पास लिखा हुआ है ये इक्वल्स टू रैंडम वाला जो फंक्शन था वो। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड पेज के कंटेंट ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज के ऊपर चले जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड पेज के सारे कंटेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने सारे कंटेंट सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स का बटन दबाया। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स का बटन दबाने के बाद जो है बिल्कुल टॉप के ऊपर गया कंट्रोल होम के बटन से, और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया मैंने स्वेप। यस सर। सर इसके बगैर नहीं होगा कट कॉपी पेस्ट के? इसके अलावा नहीं होगा। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड होता है, वो फिर आउटलाइन मोड से आपको तो करना पड़ेगा। ओके। मैं तब तक आगे सिग्नेचर डेट ओएलई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सिग्नेचर तक किया था ना लास्ट क्लास के अंदर। यस सर। नेक्स्ट आती है फिर हम लोगों के पास डेट एंड टाइम की ऑप्शन। अगर आप अपने हेडर या फुटर के अंदर या फिर अपने डॉक्यूमेंट वो करने के लिए equals to RE ओके, डेट ऑफ प्रिंटिंग या इस किस्म की कोई भी डेट इंसर्ट करना चाहो तो उसके लिए फिर हम लोग डेट की ऑप्शन को यूज करते हैं। डेट की ऑप्शन के लिए ओके, डेट की ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं डायरेक्टली डेट के पोर्शन के अंदर गया, क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास डेट आ रही है। डेट के वो किस पैटर्न के अंदर मुझे चाहिए, जिस पैटर्न के अंदर भी चाहिए, लेट सपोज मुझे इस पैटर्न के अंदर चाहिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है अपडेट ऑटोमेटिकली। मैं इसको फिलहाल अनचेक कर रहा हूँ और ओके का बटन दबाया, ऑटोमेटिकली आपके पास डेट आ गई। अच्छा, एक डेट ये आई है, अगर आप इसके थर्सडे के ऊपर क्लिक करो, थर्सडे पूरा सिलेक्टेड नहीं हो रहा, ना 24 पूरा सिलेक्टेड है, ना दिसंबर पूरा सिलेक्टेड है अगर माउस से क्लिक कर रहे हो। यही डेट मैं दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ और डेट फॉर्मेट के अंदर गया, यही डेट फॉर्मेट इंसर्ट किया और अपडेट ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक करके देन जो है फिर मैंने ओके का बटन दबाया। अब ओके का बटन दबाने के बाद अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो देखो पूरी की पूरी डेट मेरे पास हाईलाइट होके नजर आ रही है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला पोर्शन, इसके अंदर और ऊपर वाले के अंदर डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला जो है हम लोगों के पास यूज होता है अगर कहीं पे आपको ऐसी डेट डालनी है जो चेंज ना हो, तो फिर उसके लिए हम लोग अपडेट ऑटोमेटिकली को अनचेक करके फिर डेट को इंसर्ट करते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि जिस दिन आप ये फाइल खोलो उस दिन की डेट यहां पर आ जाए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए फिर अपडेट ऑटोमेटिकली की ऑप्शन को हम लोग यूज करके देन डेट को इंसर्ट करते हैं। क्लियर सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, अपडेट ऑटोमेटिकली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें ऐसी डेट इंसर्ट करनी हो कि जिस दिन वो फाइल खोलो उस दिन की वो डेट आपको शो करे। और नॉन अपडेट ऑटोमेटिकली वाली डेट हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोगों को कांस्टेंट डेट रखनी हो, जो जिस दिन भी खोलो वो ही पुरानी वाली डेट दिखाए जिस दिन वो आपने डेट इंसर्ट की थी। डेट एंड टाइम के बाद नेक्स्ट फिर हम लोग के पास ऑप्शन आती है ओएलई ऑब्जेक्ट्स की। ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं आगे चल के इसको करवाता हूँ। ओएलई ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लोग ये कहते हैं अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो, रिपोर्ट के अंदर अक्सर हम लोगों के पास एनालिसिस रिपोर्ट्स भी होती हैं, यानी कैलकुलेशन वाली रिपोर्ट्स भी होती हैं। कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली ऑफिस के अंदर ये काम होता है, जो आम ऑफिस होते हैं
उनके अंदर ये काम जिस तरह से हम लोगों के पास रिपोर्ट के अंदर टॉप के पोर्शन के अंदर टैक्स लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस आ रही हैं, अकाउंटिंग की कैलकुलेशन हो सकती हैं या किसी और दूसरी चीज की कैलकुलेशन हो सकती है। कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है ऑफिस के अंदर, वर्ड की फाइल अलग बनाई जाती है, एक्सेल की फाइल अलग बनाई जाती है। जबकि प्रोफेशनल लुक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड के अंदर रहते हुए ही एक्सेल को ओपन करके एक्सेल के सारे काम करते हैं, ताकि वो सिंगल एक डॉक्यूमेंट आपके पास बने। उस डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए हम लोग OLE ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट्स, OLE ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। OLE ऑब्जेक्ट्स मुराद क्या है? OLE ऑब्जेक्ट्स मुराद हम लोग की है ओपन लिंक एम्बेडेड सोर्सेस, ठीक है। ये एक्सेल के अंदर एक डिटेल टॉपिक है हम लोगों के पास, उसके अंदर इसको मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास ऑप्शन आती है सिंबल्स की। सिंबल्स के अंदर क्या चीज है, हम लोग अगर मैथ की ही कोई इक्वेशन बना रहे हैं तो वहां पे एक कॉमन सिंबल हम लोग यूज करते हैं प्लस माइनस का। अगर आप कीबोर्ड को गौर से देखो तो कीबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई प्लस माइनस का साइन या कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट करना है तो फिर उसके लिए हम लोग सिंबल्स के ऑप्शन को यूज करते हैं। सिंबल्स के ऑप्शन के अंदर गए, सिंबल्स के अंदर मैं यहाँ पे सिंबल्स मेरे पास इतने सारी किस्म के आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस भी आ रहा है मेरे पास। प्लस माइनस के अलावा मैं कहता हूँ मोर सिंबल्स। मोर सिंबल्स के अंदर गया और मेरे पास एक पूरी स्क्रीन खुल गई। यहाँ पे आप देखो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का नहीं है इस टॉप पोर्शन के अंदर। नीचे वाले पोर्शन के अंदर आपको नजर आएगा और ऊपर वाले पोर्शन के अंदर नजर नहीं आएगा। ये ऊपर वाले पोर्शन के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं ये सारे के सारे आपके चेंज होते हैं अगर आप यहाँ से राइटिंग पैटर्न चेंज करोगे। राइटिंग पैटर्न, फॉन्ट स्टाइल, वेबडिंग की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइंडिंग। अब देखो सिंबल चेंज हो गया मेरे पास। इसी तरह आप जिस पैटर्न को चेंज करोगे यहाँ से कोई और दूसरा टेक्स्ट स्टाइल ले रहे हो तो आपके पास उस राइटिंग पैटर्न के लिहाज से जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सारे के सारे आपको नजर आएंगे, ठीक है। नॉर्मली ये जो सिंबल्स आपको नजर आते हैं स्टाइलिश से, वेबडिंग, बाइंडिंग, बाइंडिंग 2, 3 इनके अंदर नजर आते हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे हम लोगों के पास रेगुलर सिंबल्स हैं, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है। ओके, मैंने वेबडिंग्स ये किया और यहाँ से कोई भी एक सिंबल इंसर्ट कर दूं या प्लस माइनस का सिंबल इंसर्ट कर देता हूँ जो हम लोग देख रहे थे उस टाइम। मैंने प्लस माइनस के सिंबल के ऊपर क्लिक किया, डबल क्लिक करो तो आपके पास इंसर्ट हो जाएगा, या सिलेक्ट करके इंसर्ट का बटन दबाओगे तो भी आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी इक्वेशन वगैरह या नंबर वगैरह लिखना चाहो तो ऑटोमेटिकली आपके पास लिखे हुए आना शुरू हो जाएंगे वो नंबर्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नेक्स्ट इसी के बराबर में सिंबल्स के अंदर ही हम लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है इक्वेशंस की। इक्वेशंस बेसिकली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बनानी हो तो उसके लिए है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने इक्वेशन के बटन के ऊपर क्लिक किया, डायरेक्टली मेरे पास इक्वेशन का बॉक्स आ गया। कुछ डिफॉल्ट इक्वेशंस होती हैं आपके पास, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, बायोमेट्रिक थ्योरम एंड ऑनवर्ड, ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। मैं एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास से क्रिएट कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडरस्कोर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये इस किस्म की इक्वेशन या इन जैसी इक्वेशन से क्रिएट करने के लिए x इक्वल्स टू देन फिर हम लोगों के पास डिवीजन फॉर्मेट के अंदर था, डिवीजन यानी फ्रिक्शनल फॉर्मेट। फ्रिक्शनल फॉर्मेट के ऊपर गया, फ्रिक्शनल फॉर्मेट के अंदर मेरे पास डिफरेंट डिजाइन आ रहे हैं, मुझे किस स्टाइल के अंदर चाहिए।
मैं इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। वेरी फर्स्ट ऑब्लिक फॉर्मेट जो है मेरे पास इस तरह से आए, या इस तरह से लिखा हुआ है ऑब्लिक फॉर्मेट, इस तरह से लिखा हुआ है किस फॉर्मेट के अंदर। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास डबल बॉक्सेस आ गए। डबल बॉक्सेस के अंदर टॉप वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, -b, उसके बाद रेडिकल था हम लोगों के पास, रेडिकल के अंदर गया। रेडिकल के अंदर मेरे पास यहाँ रेडिकल से पहले प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पे है, ऑलरेडी मौजूद है। मैंने इसको सिंपल क्लिक किया, प्लस माइनस आया, देन रेडिकल इस फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे पहुंच के एक्सपोनेंट फॉर्मेट। एक्सपोनेंट फॉर्मेट मुझे इस फॉर्मेट के अंदर चाहिए। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फर्स्ट बॉक्स को क्लिक किया बी, और सेकंड बॉक्स को क्लिक किया स्क्वायर। उसके बाद सिंपल राइट एरो दबाया। अगर राइट एरो नहीं दबाओगे तो आपके पास ऊपर 2 के साथ ही वैल्यूज लिखी हुई आ रही होंगी, और नीचे वाले के ऊपर क्लिक किया, 2a कर दिया मैंने। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें। इकरा आपको डन सर। हो गया सर। इक्वेशन को जो सिलेक्ट किया, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के बाद मैं यहां से गया, जैसे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल फॉर्मेट -b, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, उसके बाद रेडिकल, देन b एक्सपोनेंट फॉर्मेट, b स्क्वायर, राइट क्लिक करना है, स्क्वायर के बाद यानी 2 लिखने के बाद -4ac डिवाइडेड बाय 2a। समझ क्लियर है? भी कर सकते हो। इक्वेशन को सेव करने के लिए सिंपल इक्वेशन को सिलेक्ट करो। पूरी ये इक्वेशन सिलेक्ट हो गई मेरे पास। सिलेक्ट होने के बाद डिजाइन के अंदर गया और यहाँ पर आ या यहीं से ड्रॉप डाउन कर लो, सेव एज न्यू इक्वेशन। ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, ये ऑप्शन मेरे पास खुली है यहाँ से। ये जो राइट बॉटम एज के ऊपर छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है इक्वेशन ऑप्शंस का, सेव एज न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने AFC 18। इक्वेशन की गैलरी के अंदर कैटेगरी के अंदर डिस्क्रिप्शन आप जो भी देना चाहो, ठीक है। जब कभी भी आप किसी भी इक्वेशन के ब्लॉक के ऊपर जाते हो वहां पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी भी आती है, ये वो डिस्क्रिप्शन। सेव इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आप इसके अंदर सेव करोगे तो जितनी भी आप मजीद फाइल्स खोलोगे उसके अंदर ये इक्वेशन आएगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स और नॉर्मल के अंदर। करंट फाइल सेव नहीं है, अगर करंट फाइल को सेव कर देते तो वो फिर नॉर्मल के उसका नाम भी लिखा हुआ रहा होता आपके पास। मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर क्लिक किया, ओके का बटन दबाऊंगा। नेक्स्ट टाइम ये हमेशा मेरे पास सारी की सारी आती रहेंगी। क्लियर है अरीशा? मैं ओके का बटन दबाऊंगा, मेरे पास सेव हो जाएगी। फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूं। सेव एज बिल्डिंग ब्लॉक करोगे तो वो असल में ये जब कभी भी आप वर्ड ओपन करते हो तो आप देखते हो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास व्हाइट कलर का पेज नजर आ रहा है। इस पेज के अंदर कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है। आप चाह रहे हो कि हर दफा जब भी आप वर्ड ओपन करो टॉप के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी या आपकी कंपनी का लोगो लिखा हुआ है, तो उसके लिए जितनी भी मॉडिफिकेशन करके आप सेव करते हो तो एक खास स्पेसिफिक फाइल है जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, normal.dotm की फाइल होती है, ठीक है।
इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करके आप जो भी काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप वर्ड ओपन करोगे ऑटोमेटिकली टॉप के ऊपर जो भी आपने वहां पे लिखा है वो लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और नॉर्मल डॉट और करंट फाइल, इस तरह से फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मल डॉट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करोगे नेक्स्ट टाइम वर्ड जब कभी भी ओपन होगा आपके पास वही सारी की सारी चीजें आपको नजर आएंगी। सर आसान हो रही है, वेट करिएगा। ठीक है, ऑफिस 2010 के अंदर आपके पास डिजाइन का टैब नहीं है। जब ऑफिस 2010 के अंदर नहीं है तो ऑफिस 2007 के अंदर भी नहीं होगा। ठीक है, ऑफिस 2007 कह के हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट के टैब के अंदर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हम लोगों के पास, या नहीं, लेआउट के अंदर हम लोगों के पास थीम की ऑप्शन आ रही होती है। थीम, व्हाट इज थीम? जब कभी भी हेडिंग स्टाइल, ओके, ये मैंने हेडिंग स्टाइल अप्लाई किया। एक और हेडिंग टेक्स्ट लिख लेता हूं। ओके, ये दो हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई किए आपने और डिजाइन के अंदर गया। डिजाइन के अंदर जाके मैं देखता हूं मेरे पास ये थीम की ऑप्शन आ रही है। थीम की ऑप्शन क्या काम करती है? आपके डॉक्यूमेंट के अंदर तीन चीजों को इंपैक्ट करती है। वेरी फर्स्ट, राइटिंग पैटर्न, किस स्टाइल के अंदर आपने लिखा हुआ है, एरियल के अंदर लिखा हुआ है, कॉमिक्स के अंदर लिखा हुआ है, टाइम न्यू रोमन्स के अंदर लिखा हुआ है, उसके स्टाइल को चेंज करती है। वेरी फर्स्ट। सेकंड, अगर आपने कहीं पे स्टाइल्स वगैरह यूज किए हैं और वहां पे कलर वगैरह आपने अप्लाई किए हैं तो कलर के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कलर उसके लिए चेंज होना शुरू हो जाए। और थर्ड, अगर आपने किसी चीज के ऊपर, इलस्ट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो उसको मॉडिफाई करता है। मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ आपको। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे पास सारा का सारा टेक्स्ट ऑरेंज स्टाइल के अंदर लिखा हुआ आना शुरू हो गया, जितनी भी हेडिंग्स थे। ठीक है, उसके लिहाज से ये मॉडिफाई हो रहा है। अगर मैं इसको ग्रीन के ऊपर क्लिक करता तो ये ग्रीन के लिहाज से आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको किसी दूसरे स्टाइल के अंदर सिलेक्ट करता जैसे इसके अंदर, तो अब ये मैरून शेड के अंदर आ रहा है। राइटिंग पैटर्न भी मेरे पास चेंज हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे इसी के पैटर्न्स और स्टाइल्स हैं जिसके अंदर ये मॉडिफिकेशन होती है आपके पास। जी पूछिए। थीम के ये चंद एक आध पैटर्न्स हैं और ये इसी पैटर्न्स के अंदर ही काम करेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, ऑफिस 2007 और 2010 यूज करने वाले उनके पास डिजाइन का टैब नहीं आ रहा होगा। ठीक है, वहां पे सिंपल आपके पास लेआउट के अंदर ये थीम की ऑप्शन है। ठीक है, और थीम की ऑप्शन के बिल्कुल बराबर में आपके पास कलर की ऑप्शन आ रही है। कलर की ऑप्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, राइटिंग पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑफिस डिफॉल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ आप राइटिंग पैटर्न चेंज करना चाह रहे हो, कलर वही रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए फॉन्ट स्टाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये पैराग्राफ स्पेसिंग आगे चल के मैं करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, जब लेआउट करवाऊंगा तो फिर उसके अंदर आ जाएगी आपके पास इफेक्ट्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर कोई इलस्ट्रेशन में से कोई आपने ओके, इफेक्ट्स के बाद सेव एज डिफॉल्ट, जो भी आपने सेटिंग सेट की है उसको डिफॉल्ट के तौर पे आप सेट करना चाहो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं।
ओके, अक्सर आप लोगों ने नोट्स वगैरह देखे होंगे। सर जी सर इफेक्ट्स में क्या किया था? इफेक्ट्स के अंदर फिलहाल मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको ये बताया कि इलस्ट्रेशन के अंदर आपने कोई भी शेप वगैरह इंसर्ट की भी है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, यानी उसका बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये वो चीजें चेंज की हुई हैं, तो उसके अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन देखना चाह रहे हो तो वो फिर आपको इफेक्ट से नजर आती है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ये 4 पेजेस है मेरे पास। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह के अगर आपको कोई नोट्स मिलते हैं तो उसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ खास वर्डिंग लिखी हुई होती है। वो खास वर्डिंग नॉर्मली उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ होता है या कोई टीचर का नाम लिखा हुआ होता है, और फिर इस तरह से चीजें आपके पास होती हैं। ठीक है, और वो हर पेज के ऊपर रिपीट हो रही होती है। एक तो चीज हम लोगों ने देखी जो हर पेज के ऊपर रिपीट होती है, वो कौन सी थी? हेडिंग्स। हेडिंग्स कब रिपीट होती हैं हर पेज के ऊपर? सर हेडर फुटर। हेडर एंड फुटर थे, गुड। हेडर एंड फुटर थे जो हर पेज के ऊपर हम लोगों के पास इंप्लीमेंट होते हैं। तो हम लोगों के पास स्क्रीन बाय डिफॉल्ट यूं ही नजर आ। ओके, हेडर एंड फुटर हम लोगों के पास हर एक के पेज के ऊपर रिपीट होते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट बैकग्राउंड, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेक्स्ट रिपीट करना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए हम लोग वाटरमार्क को यूज करते हैं। वाटरमार्क के अंदर गया, वाटरमार्क के अंदर ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों के पास है ड्राफ्ट, सैंपल, सैंपल, एसेप। एसेप किसको कहते हैं? एज सुन एज पॉसिबल को। ठीक है, मैं यहां पे इसको करता हूं अर्जेंट। अच्छा, यहां पे ये देख लीजिए, ये 2 पैटर्न के अंदर आते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न के अंदर आएगा या फिर आपके पास डायगोनल पैटर्न के अंदर आएगा, कोई भी वर्डिंग आप यूज करना चाहो। मैं अर्जेंट के ऊपर क्लिक किया और देखो मेरे पास हर पेज के ऊपर ये अर्जेंट लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड के ऊपर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर। इसी तरह एक और नया पेज ऐड किया मैंने, उसके बैकग्राउंड के ऊपर भी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मजीद जितने भी पेज आप ऐड करते जाओगे हर पेज के ऊपर ये आपके पास लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लाइट डिम ग्रे कलर से ये लिखा हुआ आता है। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज हो जाता है हम लोगों के पास। बजाय कलर चेंज करने के मैं मजीद इसकी ऑप्शंस को देखता हूँ। कस्टम वाटरमार्क के अंदर गया, कस्टम वाटरमार्क की बजाय मैं डायरेक्टली अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूं, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, जो वर्डिंग यहाँ पे मौजूद थी वो कौन सी थी? एसेप, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल, पर्सनल, सैंपल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूं और यहाँ पे लिखा ओके। टेक्स्ट आपने खुद ने लिखा, राइटिंग पैटर्न आप देख लो किस पैटर्न के अंदर आपको चाहिए, साइज, टेक्स्ट का साइज है किस तरह से हो। मैं यहाँ पे फिलहाल अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अगर मैं इसको डायगोनल फॉर्मेट के अंदर करना चाहूं तो ये डायगोनल का है, डायगोनल के ऊपर क्लिक किया और अप्लाई किया, मेरे पास डायगोनल फॉर्मेट के अंदर आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, ओके, कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूं, ये कलर आ गया मेरे पास, मैं इसको कर देता हूं रेड कलर से फिलहाल। अच्छा, रेड कलर क्या आपको प्रॉपर रेड कलर नजर आ रहा है? हल्का आ रहा है। बेसिकली ये कभी भी ब्राइट कलर आपको नजर नहीं आएगा। इसका मेजर रीजन ये है कि ये हमेशा टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर जा रहा है, जैसे यहां पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर जा रहा है आपके पास। ठीक है, अगर इसका ब्राइट कलर होगा तो इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो आपको नजर नहीं आएगा।
ठीक है, वो कलर आपस में मैच होना शुरू हो जाएंगे और फिर जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो आपको रीड आउट नहीं होगा। अगर आप फिर भी चाह रहे हो कि मजीद ब्राइट हो जाए, तो फिर हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन है इसकी सेमी ट्रांसपेरेंट को, इसको मैं जैसे ही अनचेक करूंगा और अप्लाई करूंगा तो देखो कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर इसी कलर की बजाय मैं ब्लैक कलर लेता हूं और देन अप्लाई करता हूं, और अगर मैं जूम करूं, क्लोज का बटन दबाया, स्क्रीन को जूम किया, ओके, यहां का टेक्स्ट देखो, ये टेक्स्ट और वाटरमार्क, इसका सारे कलर मैच हो रहे हैं। तो जहां जहां पे ये अलहम्द एकेडमी हैदराबाद लिखा हुआ आ रहा है तो वो प्रॉपर रीड आउट नहीं होगा आपको टेक्स्ट, ठीक है। उससे बचने के लिए फिर हम लोग इसको कभी भी सेमी ट्रांसपेरेंट को अनचेक नहीं करते, ठीक है। मैं वापस गया कस्टम वाटरमार्क के अंदर, सेमी ट्रांसपेरेंट को अनचेक किया और अप्लाई का बटन दबाया और यहां से इसका कलर कर दिया, लेट अस सपोज ग्रीन, देन अप्लाई, और ये मेरे पास ग्रीन शेड के अंदर आ रहा है। ओके, एक और चीज, वाटरमार्क हम लोग दो किस्म के अप्लाई कर सकते हैं, एक तो टेक्स्ट है और दूसरा इमेज है, ठीक है। टेक्स्ट के लिए हम लोग टेक्स्ट वाटरमार्क को जो सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर वाटरमार्क के लिए पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। पिक्चर वाटरमार्क मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट, अप्लाई का बटन दबाया, मैंने इमेज सेलेक्ट की और अप्लाई का बटन, इमेज नजर आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल डिम सी नजर आ रही है। ओके, मैं इसका स्केल चेंज करता हूं, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करता हूं। ओके, 100% पे किया तो पूरे पेज को ऑक्यूपाई कर रही है, और मैं यहां से इसकी वॉश आउट की प्रॉपर्टी को अनचेक किया और अप्लाई का बटन दबाया, अब ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आ रही है। अगेन यहाँ पे भी वही चीज बोलूंगा, जिस तरह टेक्स्ट आपको वो जब टेक्स्ट वाटरमार्क हम लोगों ने अप्लाई किया था और उसका सेमी ट्रांसपेरेंट को खत्म किया था तो टेक्स्ट हम लोगों के पास रीड आउट नहीं हो रहा था। इसी तरह यहाँ पिक्चर के अंदर भी होता है कि जब कभी भी आप पिक्चर का वॉश आउट खत्म करते हो तो वो रीड आउट नहीं होगा जहां जहां पे उसके ब्राइट कलर नजर आ रहे होंगे पिक्चर के। अच्छा, एक और चीज, वाटरमार्क पिक्चर का आपके पास वॉश आउट होता है और टेक्स्ट जो है आपके पास सेमी ट्रांसपेरेंट होता है वाटरमार्क के अंदर। यहां तक क्लियर? यस सर। इंप्लीमेंट हुआ आप लोगों से? जी सर, हो गया। ओके, क्लोज का बटन दबाया, मेरे पास ये सारे पेजेस पर आ रहे हैं, मैं इनको खत्म कर देता हूँ। रिमूव वाटरमार्क, जितने भी वाटरमार्क मेरे पास पेजेस के ऊपर अप्लाई हुए हुए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। ओके, सारे पेजेस की पेज कलर हम लोगों ने कलरिंग देखी थी और उसके लिहाज से देखा था कि हम लोगों के पास टेक्स्ट जो कलर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो तीन चीजों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो टेक्स्ट के ऊपर हम लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड हम लोगों ने देखा था पूरे पैराग्राफ के ऊपर हम लोग फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के पास होम के अंदर ऑप्शन मौजूद थी। जो हम लोगों ने पहली असाइनमेंट के ऊपर काम किया था वो भी कुछ यही थी हम लोगों के पास, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट को हम लोगों ने देखा था कि अक्सर स्टूडेंट्स ने हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ था जबकि उसके ऊपर
शेड अप्लाई होना था। ये होम के अंदर हम लोगों के पास ऑप्शन आ रही, ये टेक्स्ट के लिए, ये हाइलाइटर के लिए और ये शेडिंग के लिए आ गई आपके पास, जो पैराग्राफ के एग्जैक्टली बैकग्राउंड के ऊपर आती है। इसके अलावा हम लोगों के पास एक और ऑप्शन है जिसके अंदर पूरे पेज के ऊपर हम लोगों के पास कलर आ जाता है। अगर आप पेज का कलर सेट करना चाह रहे हो, मैंने ग्रीन कलर किया और ये देखो आपके पास टोटल ग्रीन कलर का पेज हो गया। जितने भी पेजेस थे वो सारे के सारे ग्रीन कलर के हो गए। इसी तरह अगर आप पेज के कॉर्नर्स पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग पेज बॉर्डर्स को यूज करते हैं। पेज बॉर्डर्स के अंदर गया, वही सारी ऑप्शंस है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है यहां पे, वो है आर्ट। ये वो सारी के सारे पेज बॉर्डर्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले बॉर्डर्स के अंदर देख चुके हैं। ये बॉर्डर्स के अंदर ये सारी ऑप्शंस देखी थी, और पेज बॉर्डर के अंदर जाओ तो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा चीज आती है आर्ट। और आर्ट को अगर आप यहां से ड्रैग करके इसको सेट करोगे तो आपके पास सेटिंग के अंदर आ जाएगा। मैं ये वाला स्टाइल ले रहा हूं, क्लिक किया, ओके का बटन दबाया, आपके पास बॉर्डर आ रहा है। असल में ये बॉर्डर आपको करंटली तो ऐसा लग रहा है जैसे थिक ब्लैक लाइन है, लेकिन जिस टाइम मैं जूम करूंगा या स्केल फैक्टर इसका 100% करूंगा तो आपको ब्राइट नजर आएगा कि ये किस पैटर्न के अंदर है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से पेज बॉर्डर के अंदर गया, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया मैंने, 31 इज द लास्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वर्ड आर्ट के अंदर जितने भी आर्ट वर्क आप यूज करते हो उसका मैक्सिमम विड्थ या मैक्सिमम हाइट आप कह लो वो कितनी होगी, 31 पॉइंट्स होगी। 31 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं होती। अगर ज्यादा लिखने की कोशिश करो मैनुअली खुद से 999 पीपीटी एंटर का बटन दबाया, आपका ऑटोमेटिकली रेंज बता देगा कि ये रेंज कहां से लेके कहां तक की है। ठीक है, ये शुरू से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ओके का बटन दबाया और 31 किया, 31 पीटी पॉइंट्स, ओके का बटन दबाया। अब देखो मेरे पास ज्यादा बड़े साइज के ये फ्लावर्स आ रहे हैं। अगर इस वर्ड आर्ट को चेंज करके दूसरे वर्ड आर्ट के अंदर लेना चाहूँ तो मेरे पास दूसरे स्टाइल के आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? इंप्लीमेंट तो कर चुके होगे आप लोग सारे? जी सर, हो गया इंप्लीमेंट। यस सर, हो गया।